आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल ये है कि हमारा शरीर, ये दुनिया, ये ग्रह आखिर बने किस चीज से हैं। चलिए एक ब्रह्मांडीय यात्रा पे चलते हैं। तो चलिए एक ब्रह्मांडीय पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, जब ब्रह्मांड शुरू हुआ तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें थी, हाइड्रोजन और हीलियम। सिर्फ दो। तो फिर ये बाकी सब कहां से आया? सोना, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, वो सब कुछ जिससे हमारा शरीर और हमारी दुनिया बनी है, वो आया कहां? और कमाल की बात यह है कि इस पहेली का जवाब हमें धरती पर नहीं मिला, बल्कि आसमान में बहुत दूर तारों के दहकते हुए दिलों के अंदर मिला। तो बात है साल 1957 की। उस साल एक कमाल का रिसर्च पेपर सामने आया, जिसने खगोल भौतिकी में जैसे क्रांति ही ला दी। इसे B2FH पेपर के नाम से जाना जाता है और इसी ने पहली बार दुनिया को समझाया कि तारे कैसे अलग अलग तत्वों का निर्माण करते हैं। और इसके पीछे का आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। सोचिए कि तारे असल में विशाल कॉस्मिक फैक्ट्रियां हैं। ये हाइड्रोजन जैसे हल्के एलिमेंट्स को लेते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और भारी एलिमेंट्स बना देते हैं। और इसी कमाल के प्रोसेस को हम कहते हैं तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि तारे फैक्ट्री हैं, पर सवाल ये है कि ये फैक्ट्रियां आखिर काम कैसे करती हैं। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। अब जरा एक बहुत बड़े मरने वाले तारे के अंदर झांक कर देखते हैं। पता है वो कैसा दिखता है? बिल्कुल एक प्यास की तरह। सबसे अंदर एक लोहे का घना कोर और उसके चारों ओर एक के ऊपर एक भारी से भारी एलिमेंट्स की परतें। तो होता यह है कि तारा अपनी पूरी जिंदगी फ्यूजन के अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। समझिए कि वो एलिमेंट बनाने की एक सीढ़ी चढ़ रहा है। शुरुआत हाइड्रोजन से होती है, जो हीलियम ने बदलता है। फिर हीलियम से कार्बन बनता है और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि कोर में सिर्फ शुद्ध लोहा ना बच जाए। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जैसे ही तारा लोहा बनाना शुरू करता है, बस खेल खत्म। फ्यूजन की ये प्रोसेस वहीं रुक जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे को फ्यूज करने से तारे को एनर्जी मिलती नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी खर्च होने लगती है। और यहीं से शुरू होती है उसके भयानक अंत की कहानी। अब जब तारे का न्यूक्लियर इंजन, उसकी एनर्जी का सोर्स बंद हो जाता है, तो वो अपने सबसे आखिरी और सबसे भयानक पलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ग्रेविटी को रोकने वाला कोई नहीं है। वो बेकाबू हो जाती है और तारे के कोर को अंदर की तरफ इतनी तेजी से कुचलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। पृथ्वी के आकार का कोर सिकुड़कर सिर्फ 20 किलोमीटर का रह जाता है और ये सब 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। और ये जो जबरदस्त टकराव होता है ना, ये एक महाविस्फोट को जन्म देता है। एक ऐसा धमाका जो इतना शक्तिशाली है कि कुछ पलों के लिए पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकता है। इसी को हम कहते हैं सुपरनोवा। और असली जादू इसी पल में होता है। इस जबरदस्त भयंकर विस्फोट से इतनी एनर्जी निकलती है कि सोना, चांदी, प्लैटिनम, यूरेनियम, मतलब जितने भी कीमती और भारी एलिमेंट्स हैं, वो सब इसी आग में बनते हैं। और फिर ये धमाका उन सारे खजानों को पूरी गैलेक्सी में बिखेर देता है। तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन हर बड़ी खोज के पीछे कुछ कमाल के इंसानों की कहानी भी होती है। चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से जिनके दिमाग में ये क्रांतिकारी आइडिया आया था। तो ये जो थ्योरी थी, ये किसी एक इंसान का काम नहीं था। ये 4 बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिकों की टीम का नतीजा था, जिन्हें हम आज B2FH टीम के नाम से जानते हैं। और जैसा कि जेफरी बर्बेज ने खूब कहा था, टीम में कोई लीडर नहीं था, सबने बराबर का योगदान दिया। लेकिन इस टीम में एक सदस्य ऐसे थे जो थोड़े अलग थे, थोड़े विद्रोही किस्म के। ये थे फ्रेड हॉयल, टीम के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल। कमाल की बात यह है कि उन्होंने न्यूक्लियोसिंथेसिस की यह थ्योरी 1946 में ही दे दी थी, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें किसी और ही वजह से जानते हैं। देखिए, हॉयल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि यूनिवर्स की कोई शुरुआत हुई है। वो स्टेडी स्टेट थ्योरी को मानते थे, जिसका मतलब था कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। वो बिग बैंग थ्योरी के कट्टर विरोधी थे। और मजे की बात देखिए, जिस थ्योरी के वो इतने खिलाफ थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने 1949 में BBC के एक रेडियो शो पर उसे नाम दे दिया बिग बैंग। उन्हें लगा था कि ये पूरी तरह बकवास है, लेकिन आयरनी देखिए, नाम इतना चल गया कि आज भी हम सब यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजाक मस्ती से हटकर हॉयल का सबसे जरूरी काम था उनकी भविष्यवाणी। उन्होंने बताया कि कार्बन 12 की एक चमत्कारी अवस्था होती है, और अगर वो ना होती तो ना कोई भारी एलिमेंट बनता और ना ही कभी जीवन की शुरुआत हो पाती।
और ये बात कितनी कमाल की है कि जिस चीज़ की भविष्यवाणी उन्होंने 1953 में की थी, आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसे टेस्ट कर रहे हैं और सही पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बावजूद एक अजीब सी बात हुई। जब इस काम के लिए 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया तो विलियम फाउलर को तो मिला, लेकिन फ्रेड हॉयल, मतलब जिस इंसान ने इस थ्योरी की नींव रखी थी, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। इस सब का मतलब क्या है? इसकी विरासत क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। तारों की मौत ही हमारे जीवन की वजह है। अगर सुपरनोवा अपने बनाए हुए खजाने को बाहर न बिखेरता तो न तो हम होते और न ही हमारी दुनिया। तो अगली बार जब आसमान में तारे देखें तो याद रखिएगा, हमारे खून में जो लोहा है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो सब कुछ किसी दूर बहुत पहले फट चुके तारे के दिल में बना था। ब्रह्मांड में हमें बनाने के लिए मरे हुए तारों को रिसाइकल किया। हम सब सचमुच में तारकीय धूल हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी इस तारकीय धूल से क्या करेंगे।